हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। स्वागत है आपका NSY हिंदी एजुकेशन में। और लास्ट लेक्चर में मैंने आपको कॉन्स्टिट्यूशन की डेफिनेशन के बारे में बताया था और साथ ही साथ मैंने आपको ये बताया था कि वाई कॉन्स्टिट्यूशन इज़ नीडेड, यानी हमें कॉन्स्टिट्यूशन की ज़रूरत क्यों पड़ती है। और मैंने बताया था कि मैं आपको कॉन्स्टिट्यूशन की डेफिनेशन भी बताऊंगा और उसके बाद मैंने ये कहा था कि हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में बात करेंगे। तो आपको सबसे पहले आज मैं बताऊंगा कॉन्स्टिट्यूशन की डेफिनेशन और उसके बाद उसके कुछ फीचर्स और उसके बाद हम बात करेंगे द मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो सबसे पहले हम आते हैं डेफिनेशन, कॉन्स्टिट्यूशन की डेफिनेशन। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कॉन्स्टिट्यूशन की डेफिनेशन पे। डेफिनेशन, जैसा कि मैं आपको हमेशा कहता हूं कि बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में 2 लाइन का डेफिनेशन होगा और उसी से आप उसके फीचर्स भी निकाल सकते हैं। तो व्हाट इज़ कॉन्स्टिट्यूशन, बार बार आप जाते होंगे तो सबसे पहले सवाल यही पूछा जाता है, व्हाट इज़ कॉन्स्टिट्यूशन। तो इसको आप ध्यान से सुनिए। कॉन्स्टिट्यूशन इट इज़ अ सेट of rules by which the country governs। और एक दूसरे शब्दों में हम इसी को कह सकते हैं कि इट इज़ अ सेट ऑफ rules, it is a set of rules in written form approved by the citizen। दो सिंपल सी डेफिनेशन। फर्स्ट, इट इज़ अ सेट ऑफ रूल्स बाय विच द कंट्री गवर्न्स, यानी ये एक ऐसे नियम हैं, ये कुछ ऐसे नियम हैं जिसके द्वारा किसी देश की सरकार चलती है या कोई देश चलता है, यानी सरकार को गवर्न किया जाता है और कंट्री को गवर्न किया जाता है। और कंट्री गवर्न किसके द्वारा होती है? सरकार के द्वारा। तो बहुत ही आसानी से आप समझ सकते हैं कि कुछ रूल्स होते हैं और वो क्या करते हैं? कंट्री को गवर्न करते हैं। ठीक है, दूसरे डेफिनेशन पे आइए। सिमिलर डेफिनेशन है, बस इसमें क्या है, इसमें बस एक वर्ड मैंने जोड़ दिया है, अप्रूव्ड बाय द सिटीजन। इट इज़ अ सेट ऑफ रूल्स इन रिटन फॉर्म। जब तक रिटन नहीं होगा तब तक आपके हाथ में कुछ नहीं होगा। तो इट इज़ इन रिटन फॉर्म अप्रूव्ड बाय द सिटीजन, जिसको उस देश की जनता ने मान्यता दी है। तो फर्स्ट क्या है? रिटन फॉर्म में है और सेकंड इट इज़ अप्रूव्ड बाय द सिटीजन। अब आप कहेंगे कि पहले में तो रिटन शब्द है नहीं, बस ये लिखा गया है कि गवर्न, तो कंट्री जो है वो गवर्न होती है, और दूसरे में आपने रिटन शब्द डाल दिया। तो उसका एग्जाम्पल मैं आपको देके समझाता हूँ कि कंडीशंस अलग अलग हैं। फर्स्ट कंडीशन, यहाँ पे जो है, जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो रिटन फॉर्म में नहीं है, फिर भी कंट्री जो है वो गवर्न हो रही है, यानी कि कुछ नियम बना दिए गए हैं, नेताओं ने और जनता ने एक साथ बैठ करके आपस में मिल करके तय कर लिए हैं कि ये नियम होंगे और इस नियम के द्वारा हमारा जो है देश आगे बढ़ेगा, या इसी नियम को हमारी जो सरकार है वो फॉलो करेगी। और इस चीज़ को आपको जानना है कि ऐसा कौन सा देश का कॉन्स्टिट्यूशन है जो रिटन फॉर्म में नहीं है फिर भी वहाँ पे देश चल रहा है, लगातार आगे बढ़ रहा है। तो इसका एग्जाम्पल, अभी हाल ही में एक रानी जो है वो एक्सपायर की हैं और 14 देशों ने अपने झंडे जो है उसके लिए झुका दिए थे। क्या आपको नाम पता है? क्वीन एलिजाबेथ। ठीक है, तो क्वीन एलिजाबेथ का जो देश है यानी कि ब्रिटेन का कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो आज भी रिटन फॉर्म में नहीं है, म्यूचुअल कंसेंट पे चल रहा है। जो एक बार रूल डिसाइड हो गया उसी रूल पे वो देश चला जा रहा है और वहाँ पे जो कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो रिटन फॉर्म में नहीं है।
लेकिन जो मेरी दूसरी डेफिनेशन वो क्या कह रही है, इट इज़ अ सेट ऑफ रूल इन रिटन फॉर्म अप्रूव्ड बाय द सिटीजन। तो इसका एग्जांपल आपको देखना पड़ेगा, आपको मिल जाएगा यूएसए, और यूएसए के बाद जितने भी देश का आप कॉन्स्टिट्यूशन उठाएंगे सब के सब रिटन फॉर्म में है, और उसको उस देश की जनता ने क्या किया है, स्वीकार किया है, साथ ही साथ अप्रूव भी किया है। ठीक है, तो रिटन फॉर्म कहाँ पे है, यूएसए, इंडिया, आयरलैंड, स्विट्ज़रलैंड, रसिया, ऑस्ट्रेलिया, जितने भी देश का नाम आप ले लीजिए सब के सब रिटन फॉर्म में है। और अनरिटन फॉर्म में कहाँ पे है, यानी रिटन फॉर्म में नहीं है, तो वो है ब्रिटेन में। ठीक है, अब आइए हम इसी डेफिनेशन से कॉन्स्टिट्यूशन के जो है फीचर्स को निकालते हैं। फीचर्स यानी कि क्या क्या कॉन्स्टिट्यूशन के कैरेक्टरिस्टिक्स हो सकते हैं। तो सबसे पहला उसमें क्या होगा, लॉज होंगे, सेट ऑफ रूल्स होंगे। ठीक है भाई, कॉन्स्टिट्यूशन क्यों बनाया जा रहा है, इसलिए बनाया जा रहा है ताकि देश को चलाया जाए। और देश कब चलेगा, जब लॉज होंगे, कानून होंगे, और कानून जो है वो बदले नहीं जाते, एक बार जो कानून बन गया वो चलते रहते हैं। हाँ, कभी ऐसा होता है कि कानून में कुछ खामियां होती हैं, थोड़े बहुत लूप्स होल्स होते हैं, तो उसमें अमेंडमेंट किया जाता है, यानी कि उसमें संशोधन किया जाता है। तो कॉन्स्टिट्यूशन में क्या होता है, लॉज होता है। सेकंड, ये कंट्री को गवर्न करते हैं, यानी कि गवर्नमेंट कैसी हो, यानी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट ये बताती है, डेमोक्रेटिक हो या डिक्टेटरशिप हो या मोनार्ची हो, क्या हो, कॉन्स्टिट्यूशन ये बताता है। थर्ड, कॉन्स्टिट्यूशन जो होता है वो रिटन या फिर अनरिटन फॉर्म में हो सकता है। तो जनरली हमको कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो रिटन फॉर्म में मिलता है, अनरिटन फॉर्म में सिर्फ एक एग्जांपल है और वो आपके सामने है, जो कि है ब्रिटेन। और उसके बाद नेक्स्ट फीचर जो है अप्रूव्ड बाय द सिटीजन, यानी कि उस पे उस देश की जो जनता है उसका अप्रूवल, यानी कि उसकी मान्यता। अब देखिए, भारत जैसे देश में जिसकी जनसंख्या 130 करोड़ हो, क्या हर एक नागरिक जो है कॉन्स्टिट्यूशन को अप्रूव कर सकता है, नहीं कर सकता है। तो कैसे मान लें कि सिटीजन ने अप्रूव किया है, तो हम इसलिए मान लेते हैं क्योंकि सिटीजन को वोट देने का अधिकार है, वो जो है अपने रिप्रेजेंटेटिव को चुनती है, और ये माना जाता है कि जो रिप्रेजेंटेटिव कहता है वही सिटीजन भी कहता है। तो कुल मिला के जो रिप्रेजेंटेटिव ने अगर अप्रूव किया तो मान लिया जाता है कि वो सिटीजन ने भी अप्रूव कर दिया। तो आपके सामने डेफिनेशन कॉन्स्टिट्यूशन का और उसके साथ ही साथ कॉन्स्टिट्यूशन के जो फीचर्स हैं वो भी सामने आ गए। उसमें क्या हो, कॉन्स्टिट्यूशन में क्या होगा, सेट ऑफ रूल्स, इसमें कुछ लॉज होंगे, नियम होंगे। ये क्या बताएगा, गवर्नमेंट कैसे बनेगी और साथ ही साथ गवर्नमेंट कैसी चलेगी। कॉन्स्टिट्यूशन कैसा होता है, तो ये रिटन फॉर्म में भी हो सकता है, अनरिटन फॉर्म में भी हो सकता है, लेकिन रिटन फॉर्म में गवर्नमेंट हो तो रिटन फॉर्म में कॉन्स्टिट्यूशन हो तो ये ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। अब आप कह रहे होंगे कि सर आप रिटन फॉर्म पे क्यों ज़्यादा एम्फेसिस दे रहे हैं, तो याद करिए, मैंने आपको इससे पहले एक वीडियो में एक कहानी सुनाया था, किसका, साउथ अफ्रीका का। उसमें मैंने बताया था कि किस तरह से गोरे लोगों ने काले लोगों पे एक लंबे समय तक राज किया, और राज करने के बाद एक समय ऐसा आया कि काले लोग आज़ाद हो गए गोरे लोगों के चुंगल से। जो रेसिज्म था वो खत्म हो गया, जो अपार्थाइड था वो खत्म हो गया, सेग्रीगेशन जो था वो भी खत्म हो गया। इसके बाद जब साउथ अफ्रीका आज़ाद हुआ तो उन्होंने कहा कि हम कॉन्स्टिट्यूशन बनाएंगे, और कॉन्स्टिट्यूशन क्या होगा, वो रिटन फॉर्म में होगा। क्योंकि उसमें रीज़न ये था कि अगर वो अनरिटन फॉर्म में होता तो हो सकता था कि बाद में जो ब्लैक लोग हैं वही कहते कि गोरों को बाहर करो, या फिर हो सकता है गोरे लोग बाद में डोमिनेट करते और ब्लैक लोग को बाहर कर देते। तो रूल्स रिटन फॉर्म में रहेंगे तो कई सालों तक, कई हजार सालों तक जो है आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। कोई भी समस्या आएगी तो आप अपने कॉन्स्टिट्यूशन को, जो कि रिटन फॉर्म में है, उसको देखेंगे और सरकार को चलाएंगे, या फिर गवर्नमेंट सरकार को चलाएंगे, और साथ ही साथ जनता के लिए जो बढ़िया रहेगा, जो बेस्ट रहेगा, वो करेंगे। एंड लास्ट फीचर अप्रूव्ड बाय द सिटीजन, जो मैं आपको बता चुका हूँ कि सिटीजन के द्वारा, यानी सिटीजन जो है उसको अप्रूव करती है, मान्यता देती है, यानी कि वो मान लेती है कि हाँ जो नियम आपने बनाया है वो सही है और उसके लिए हम तैयार हैं,
आप जो हमको राइट्स दे रहे हैं उस राइट्स के लिए हम तैयार हैं और उसका हम यूज़ करेंगे। जो भी आप हमको ड्यूटीज़ दे रहे हैं उसका हम पालन करेंगे। और सिटीज़न, जहाँ पे जनसंख्या अधिक होती है वहाँ पे सिटीज़न के द्वारा जो चुने गए रिप्रेजेंटेटिव होते हैं वो जो है कॉन्स्टिट्यूशन को मान्यता देते हैं। तो अब आपको समझ में आ गया होगा डेफिनेशन कॉन्स्टिट्यूशन की और उसके फीचर्स। अब हम बात करेंगे आपके सामने द मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो द मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जब आप नाम सुनेंगे तो आपको लगेगा कि अब मैं इतिहास में जा रहा हूँ और आपको इतिहास पढ़ाऊँगा, लेकिन इतिहास जानना बहुत ज़रूरी होता है। कारण ये कि जब भविष्य में अगर कोई आप गलती करने जा रहे हैं और ऐसी कोई गलती जो आप इतिहास यानी कि भूतकाल में कर चुके हैं वो दोबारा रिपीट ना हो, इसीलिए इतिहास जानना बहुत ज़रूरी है। तो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो आपको पता है भारत का जो संविधान था वो कब लागू हुआ? तो सबको पता है, दुनिया जानती है, 26 जनवरी 1950। ठीक है, कितना सिंपल है। भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। उस दिन हम मनाते हैं क्या? रिपब्लिक डे, यानी कि गणतंत्र दिवस। ठीक है, लेकिन क्या आपको ये पता है कि 1950 26 जनवरी 1950 रिपब्लिक डे मनाने के पीछे की कहानी मैं बताऊंगा आपको। बस हमारे साथ बने रहिए, चैनल को देखते रहिए और सब्सक्राइब करिए। तो मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। भारत आज़ाद हुआ और उसके पीछे जो है बहुत सारे आंदोलनकारी थे, बहुत सारे लोगों ने आंदोलन किया, कई लोगों ने उसके लिए अपनी जान भी गंवाई। और हमारे देश में एक पार्टी थी जिसका नाम था INC, फुल फॉर्म आप जानते ही होंगे, इंडियन नेशनल कांग्रेस। बनी थी कब? ये बनी थी 1882 में। और जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना तो INC का जो है योगदान इसमें बहुत बड़ा था। बड़ा क्यों था? क्योंकि कोई दूसरी पार्टी थी नहीं, इकलौती यही पार्टी थी आज़ादी के बाद से इंडिया में। और जब एक ही पार्टी रहेगी तो जाहिर सी बात है कि योगदान भी उसका बड़ा रहेगा। भारत के जो नेता थे वो शुरू से ही बहुत होशियार थे। देखिए, मैं नेताओं की बात कर रहा हूँ, क्रांतिकारियों की नहीं। क्रांतिकारी होशियार नहीं थे, उन्होंने अपने प्राणों को न्यौछावर कर दिया देश पे। लेकिन जो नेता थे वो बहुत ही होशियार थे। ठीक है, फर्स्ट वर्ल्ड वार कब हुआ था? 1913 से 1917 के बीच में। और फर्स्ट वर्ल्ड वार के बाद ही भारत के नेताओं को पता चल गया था कि ब्रिटिश शासन अब बहुत ही कमज़ोर हो गया है। ब्रिटिश शासन बहुत ही कमज़ोर हो गया और भारत के नेताओं को यही पता था कि अब भारत जो है वो आज़ाद हो जाएगा। और इसके बाद भारत को आज़ाद कराने के लिए जो है बहुत सारे जो है सेफ वे में, मतलब कोई हानि भी ना हो और हमको आज़ादी भी मिले, तो हमारे नेताओं ने कई सारे आंदोलन चलाए। उसमें किसी ने कहा डू और डाई, करो या मरो, ये सब आज़ादी के नारे लगे और लोगों ने जो है उसमें अपनी भागीदारी भी की। उसके बाद 1935, और ये जो मैं टर्म आपके सामने बोलने जा रहा हूँ ये मैं एक बार पहले भी बोल चुका हूँ आपके सामने। 1935 में ब्रिटिश गवर्नमेंट वो पूरी तरह से तैयार थी कि इंडियन लोगों को सत्ता सौंप दी जाए, और उन्होंने इंडियन लीडर्स को, यानी कि जो INC इंडियन नेशनल कांग्रेस के जो लीडर्स थे उनको अपने पास बुलाया और कहा कि ऐसा है, कुछ मेंबर को चुन लीजिए, एक ग्रुप बनाइए, एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाइए, यानी आप सरकार कैसे चलाएंगे और सरकार में क्या क्या होगा, सत्ता आपको कैसे दी जाएगी, इसके बारे में आप खुद डिसाइड करिए कि कैसे आप करेंगे। तो उस समय 1935 में द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट बना, यानी द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, यानी वो सरकार जो इंडिया को चलाएगी। तो 1935 में ये बना और इसके लिए बाकायदे इलेक्शन हुआ। लगभग 335 मेंबर्स
चुने गए। ठीक है, याद रखिएगा ये समय कब का है, जब भारत पाकिस्तान एक था, तो उस समय 335 मेंबर जो है वो चुने गए। लेकिन किसी कारण से द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट जो है वो फ्लोर पे नहीं आ पाया, यानी कि एक्ट में चेंज नहीं हो पाया। काम इस पे बहुत किया गया, बहुत सारे जो है आर्टिकल्स इसमें डाले गए, बहुत सारे नियम कानून इसमें बना दिए गए, लेकिन क्योंकि भारत जो हमारे जो देश के जो नेता लोग थे उनका ये कहना था कि पहले आप हमको आज़ादी दे दीजिए, पहले हमको आज़ाद कर दीजिए और उसके बाद हम खुद ही डिसाइड कर लेंगे कॉन्स्टिट्यूशन में क्या होगा, सरकार को कैसे चलाना है। और ब्रिटिशर्स क्या कह रहे थे, पहले आप जान तो लीजिए सरकार कैसे चला जाता है, उसमें क्या क्या होता है, पहले आप नियम कानून बना लीजिए अपना, उसके बाद आपको आज़ाद कर देंगे और उसके बाद जो है आपको हम देश दे देंगे, इंडिया दे देंगे, आप उसको चलाइएगा। तो 1935 में कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के लिए लगभग 335 मेंबर्स को चुना गया। इसमें दो पार्टी मेन थी उस समय, एक पार्टी थी मुस्लिम लीग की और दूसरी आईएनसी, दोनों के मेंबर जो है शामिल थे। मुस्लिम लीग के जो मेंबर्स थे वो बहुत ही कम थे, आईएनसी इंडियन नेशनल कांग्रेस की जो मेंबर्स थे वो बहुत अधिक थे और मुस्लिम लीग के मेंबर्स इसीलिए बहुत परेशान थे। उनका ये कहना था कि हमारा तो नंबर वैसे ही बहुत कम है, हम तो गिने चुने, हमारी बात कौन मानेगा। और फिर विवाद बढ़ता रहा और फिर एक दिन आया, कौन सा, 1947, 15 अगस्त 1947, जब भारत आज़ाद हो गया। पाकिस्तान एक दिन पहले ही आज़ाद हो गया और दोनों में बंटवारा हो गया। तो अब पाकिस्तान की तो हम बात ही नहीं करेंगे क्योंकि उसके संविधान की हम बात नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की। तो भारत जब आज़ाद हुआ उसके बाद बात ये हुई कि अब जो है कॉन्स्टिट्यूशन बनना चाहिए। तो कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए सबसे पहले इंडिया में बनी एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनी यानी कि एक सभा बनी जिसका काम था संविधान को बनाना। कितने मेंबर्स थे इसके, तो इसके जो मेंबर्स थे उनका नंबर था 299। अब आप कहेंगे सर 335 पहले थे, तो बाकी जो थे वो मुस्लिम लीग के थे, पाकिस्तान बटा वो चले गए पाकिस्तान में। अब यहाँ पे बचे 299 मेंबर्स। उसके बाद कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, तो ये तो 299 मेंबर्स की असेंबली, मतलब उनका एक यूनियन हो गया था और उनका काम था कॉन्स्टिट्यूशन को बनाना। ठीक है, इसके बाद इसमें जो है यानी ये 299 मेंबर्स को जो है 7 कमिटीज़ में डिवाइड कर दिया गया। 7 कमिटीज़ में कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो बनी, तो इसका जो हेड है वो बनाया गया हमारे देश के पहले प्रेसिडेंट राजेंद्र प्रसाद को। और उसके बाद 7 कमिटीज़ बनाई गई। 7 कमिटीज़ में हमको सिर्फ एक ही कमेटी का नाम याद है, बाकी सबका हम कभी इस्तेमाल नहीं करते हैं या फिर उनकी ज़रूरत नहीं पड़ती है। और आज भी जो है हम सिर्फ उसी कमेटी की बात करते हैं। जो एक मुख्य कमेटी थी उसका नाम था ड्राफ्टिंग कमेटी। ठीक है, ड्राफ्टिंग कमेटी। और इसके जो हेड थे उसका भी नाम आपको पता होगा। ड्राफ्टिंग कमेटी के जो हेड थे वो थे भीमराव अंबेडकर। भीमराव अंबेडकर को उस समय ड्राफ्टिंग कमेटी का हेड क्यों बनाया गया, क्योंकि वो लंदन से, इंग्लैंड से पढ़ के आए थे। क्या पढ़ के आए थे, वकालत पढ़ के आए थे। कैसे पढ़ के आए थे उसकी कहानी आपको कभी बाद में सुनाएंगे। तो ड्राफ्टिंग कमेटी का उनको अध्यक्ष बना दिया गया। तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के अध्यक्ष कौन थे, राजेंद्र प्रसाद। उसके अंदर में 7 कमिटीज़ थी और उसके बाद ड्राफ्टिंग कमेटी, उसमें एक मेन कमेटी थी और उसके जो हेड थे वो थे BR अम्बेडकर। और इसीलिए बहुत सारे लोग कहते हैं, जब ये सवाल पूछा जाता है कि हु इज़ द फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, तो मज़े की बात है नाम किसका आता है, भीमराव अंबेडकर। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का नाम आता है, क्योंकि सबको ये लगता है कि कॉन्स्टिट्यूशन तो इन्हीं ने लिखा है, बाकी तो 298 जो लोग थे वो बस टाइम पास कर रहे थे। लेकिन ऐसा नहीं था, ऐसा नहीं था। क्यों? क्योंकि जब लगातार कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनी तो बैठकों पे बैठकें हुई। आपको पता है कि जब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनी तो उसको एक फिक्स डे मिल गया था। उसको कहा गया था कि आपको 140 डेज में कॉन्स्टिट्यूशन को तैयार करके दे देना है। लेकिन 114 दिन नहीं, पूरे जो है 3
साल लग गए। और 3 साल ये अप्रॉक्स है, मैं आपको एग्जाम ईयर्स और डे में बता देता हूँ। 2 years 11 month एंड 18 days। ठीक है, कितना समय लगा भारत के कॉन्स्टिट्यूशन को बनने में? तो पूरे 2 साल 11 महीने और 18 दिन। और राउंड फिगर में हमको इतना बोलने की क्या ज़रूरत है, लेकिन ये हमको जानना बहुत ज़रूरी है। 3 साल लगे। 3 साल में तमाम बैठकें हुई, सब ने खूब सारी रिसर्च की, और रिसर्च के बाद जितने भी मेंबर्स थे वो रात भर रिसर्च करते थे, रात भर दूसरे देशों के कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ते थे, सुबह आते थे पार्लियामेंट में बैठते थे और वहाँ बैठ करके अपने अपने ज्ञान को, यानी उनके पास जो भी थ्योरी थी वो देते थे। उसके बाद बाकायदे उनकी फॉर्मेटिंग होती थी, फॉर्मेटिंग करने के बाद प्रिंटिंग होती थी, प्रिंटिंग करने के बाद सबको जो है एक बुक के फॉर्म में बनाया जाता था। जब फाइनली 3 साल बाद जो है जो कॉन्स्टिट्यूशन हमारा तैयार हुआ तो वो 12 वॉल्यूम्स में था। अब आप समझ सकते हैं कि 12 वॉल्यूम, यानी पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 करते करते 12 वॉल्यूम। और उस 12 वॉल्यूम को बाद में फिर हमारी ड्राफ्टिंग कमेटी ने क्या किया, एक वॉल्यूम यानी एक बुक में इन 12 वॉल्यूम को इकट्ठा किया। ठीक है, तो समय आपको पता लग गया कितने समय में बना। मेंबर आपको पता है 299 मेंबर्स लगे। ठीक है, 299 मेंबर्स ने मेहनत की। वॉल्यूम्स यानी कि जब शुरुआत में हमारा कॉन्स्टिट्यूशन था वो इतना बड़ा हो गया था कि 12 वॉल्यूम्स उसके बनाने पड़े। तो आप ये भी कहेंगे अरे सर ये भी बता दीजिए पैसा कितना खर्च हुआ। तो पैसा भी बता देते हैं। आपको जान के हैरानी होगी कि उस समय जो पैसा खर्च हुआ था वो हुआ था 6.4 मिलियन। भारत के संविधान को बनाने में कितना पैसा खर्च हुआ? 6.4 मिलियन। किसने लिया? उन्हीं नेताओं ने लिया, यानी उन्हीं नेताओं के ऊपर खर्चा हुआ जिन्होंने भारत को आज़ाद कराया था। जो कि हम यही जानते हैं कि हमारे नेता जो हैं वो क्या थे, वो निस्वार्थ भावना से काम करते थे, एक पैसा नहीं लेते थे। लेकिन भारत का संविधान बनाने में 6.4 मिलियन रुपीस जो है वो खर्चे हो गए और उसके बाद बना हमारा संविधान। ठीक है, अब इसके बाद मैंने आपको शुरू में ही बताया था कि हमारा संविधान जो है वो लागू कब हुआ था? 26 जनवरी 1950 में। लेकिन उससे पहले ही 26 नवंबर 1949 को ही हमारा संविधान बन के पूरी तरह से तैयार भी हो गया था और उसी दिन से जो है इस पे काम करना भी शुरू हो गया था। लेकिन रिपब्लिक डे तो हम 26 जनवरी को मनाते हैं। अब आप कहेंगे सर ये क्या बात होगी, 26 नवंबर को तो तैयार हो गया था 1949 में ही, तब जो है हम 26 जनवरी का क्यों इंतजार कर रहे थे? ठीक है, 26 जनवरी 1950 इसका क्यों इंतजार कर रहे थे हम? तो इसके पीछे हम जो रीज़न है वो हमारे देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू। अब इनका क्या बड़ा योगदान था? आज़ादी की जब लड़ाई चल रही थी तो 1928 में एक कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था। कांग्रेस का अधिवेशन यानी सेशन जो है वो हर साल होता था इंडिया के साथ, इंडिया में अलग अलग जगह पे। ठीक है, तो 1928 में लाहौर में एक सेशन हुआ था कांग्रेस का और उसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू को कांग्रेस का फर्स्ट टाइम प्रेसिडेंट बनाया गया, अध्यक्ष बनाया गया। और जब वो अध्यक्ष बने तो नेहरू जी हमारे बड़े जो है बड़ बोले थे। उन्होंने कहा कि बस बस बहुत हो गया, अब अंग्रेजों की हम एक नहीं सुनेंगे, हमको जो है सेल्फ रूल चाहिए। क्या चाहिए? सेल्फ रूल। तो जब 1949 को 26 जनवरी 1949 को हमारा संविधान तैयार हो गया था, इसके बाद भी जो है उसको पूरे 1 महीने तक रोक के रखा गया। क्यों? क्योंकि 26 जनवरी 1928 को लाहौर सेशन हुआ था और उसी में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि हम जो है हम सेल्फ रूल हमारे पास होना चाहिए। तो उन्होंने कहा कि जब मैंने 26 जनवरी को ये बात कही थी तो फिर संविधान भी जो है वो 26 जनवरी को ही लागू होगा, 26 नवंबर को नहीं लागू होगा। और इसीलिए हमारा जो संविधान है वो लागू हुआ कब? 26 जनवरी 1949 को। और उसके बाद से हमारा देश जो है अपने संविधान को लागू तो हो गया, उसके ऊपर वो काम करना शुरू कर दिया। मतलब उसी के हिसाब से हमारा जो संविधान है वो
हमारी जो सरकार है वो गवर्न होने लगी और उसी के बेस पे सारे नियम कानून बनने लगे, उसी के बेस पे हमारी गवर्नमेंट चलने लगी। ठीक है बच्चों, तो मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, मुझे लगता है आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा कि किन किन नेताओं ने अपना क्या क्या योगदान दिया, कैसे कैसे बना, कितना समय लगा, कितना पैसा खर्च हुआ। अब अगली वीडियो में मैं आपको बताऊंगा प्रीएम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, यानी जो प्रस्तावना है उसमें आपको ये आपको पता चलेगा कि प्रीएम्बल क्या कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है या नहीं है, और प्रीएम्बल में कौन कौन से चेंजेस किए गए ताकि जो प्रेजेंट टाइम है यानी आज की जो कंडीशन है उस हिसाब से हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन एकदम बैलेंस रहे। तो इसके लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए हमारा चैनल, सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए। धन्यवाद।